तो दोस्तों स्कैरी मूवी जो कि एक अपकमिंग हॉरर कॉमेडी मूवी है जो कि हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर साल पर सेट कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। स्कैरी मूवी, जिसे बोलचाल में स्कैरी मूवी 6 के नाम से जाना जाता है, माइकल टिट्स द्वारा निर्देशित और मार्लन वेन्स, शॉन वेन्स, कीनन आइवरी वेन्स, क्रेग वेन्स और रिक अल्वारेज द्वारा लिखित एक आगामी अमेरिकी पैरोडी फिल्म है। ये स्कैरी मूवी फिल्म श्रृंखला की छठी कड़ी है जो स्कैरी मूवी फाज 2013 के बाद आई है। इसमें मार्लन, शॉन और अन्य कलाकार शामिल हैं, जिनमें अन्ना फारिस, रेजिना हॉल, चेरी ओटेरी, क्रिस इलियट, डेव शेरिडन, लोचलिन मुनरो, जॉन एब्राहम्स और एंथनी एंडरसन शामिल हैं। कहानी सिंडी कैम्पबेल और उसके दोस्तों रे विल्किंस और भाई बहन शॉर्टी और ब्रेंडा मीक्स के इर्द गिर्द घूमती है, जो तब फिर से मिलते हैं जब पहली फिल्म का वही नकाबपोश हत्यारा दोबारा सामने आता है। 2024 में छठी स्कैरी मूवी फिल्म की घोषणा की गई और बाद में उसी वर्ष ये खुलासा हुआ कि मूल निर्माताओं के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण स्कैरी मूवी 2 2001 की रिलीज के बाद फ्रेंचाइजी से अलग होने के बाद पहली बार वेन्स परिवार इसमें शामिल होगा। स्कैरी मूवी को पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा 5 जून 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया जाना निर्धारित है। आधार दोस्तों का एक समूह तब फिर से मिलता है जब 26 साल पहले उनका सामना करने वाला नकाबपोश हत्यारा लौट आता है। ये भी देखें स्कैरी मूवी के पात्रों की सूची। मार्लन वेन्स, शॉर्टी मीक्स के रूप में शॉन वेन्स, रे विल्किंस के रूप में एना फारिस ने सिंडी कैम्पबेल का किरदार निभाया, रेजिना हॉल, ब्रेंडा मीक्स के रूप में, डीमन वेन्स जूनियर, क्रेग वेन्स, किम वेन्स, बेनी जिल्के, कैमेरन स्कॉट रॉबर्ट्स, जैक के रूप में, चेरी ओटेरी गेल, हेलस्टॉर्म के रूप में, क्रिस इलियट ने हैंसन की भूमिका निभाई, डेव शेरिडन, डूफी गिलमोर के रूप में, हेइडी गार्डनर, ग्रेग फिलिप के रूप में, लोचलिन मुनरो, ओलिविया रोज कीगन सारा के रूप में, रूबी स्नोबर, सवाना ली नासिफ मंगलवार के रूप में, सिडनी पार्क। इसके अलावा जॉन अब्राहम्स ने पहली फिल्म से सिंडी के पूर्व प्रेमी बॉबी प्रिंच के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया है, जबकि एंथनी एंडरसन, जो स्कैरी मूवी 3 2003 और स्कैरी मूवी 4 2006 में दिखाई दिए थे, और फेलिसा रोज को भी फिल्म में कास्ट किया गया है। उत्पादन विकास इस फिल्म के साथ ही भाई मार्लन बाएं और शॉन वेयन्स दाएं ने स्कैरी मूवी 2 2001 के बाद निर्माता, सहलेखक और इस फ्रेंचाइजी के स्टार के रूप में वापसी की। अप्रैल 2024 में सिनेमाकॉन में मिरामैक्स ने घोषणा की कि एक नई स्कैरी मूवी फिल्म बन रही है। स्टूडियो इस परियोजना को पूरी तरह से वित्तपोषित कर रहा है और ओरिजिनल फिल्म के नील एच मॉरिट्ज निर्माता के रूप में जुड़े हैं। अक्टूबर 2024 में ये खुलासा हुआ कि वेन्स बंधुओं मार्लन, शॉन और कीनन आइवरी पटकथा लेखक और निर्माता के रूप में वापसी करेंगे, जो 17 वर्षों में उनका पहला सहयोग होगा। उन्होंने स्कैरी मूवी 2000 और स्कैरी मूवी 2 2001 की सह पटकथा लिखी थी। दोनों फिल्मों का निर्देशन कीनन आइवरी ने किया था और मार्लन और शॉन ने क्रमशः शॉर्टी मीक्स और रे विल्किंस की भूमिका निभाई थी। रिक अल्वारेज और माइकल टिट्स को क्रमशः सहलेखन और निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था, जिन्होंने मार्लन के साथ अन्य फिल्मों में काम किया था। इसका निर्माण मार्लन वेन्स और अल्वारेज के अगली बेबी प्रोडक्शंस लेबल द्वारा किया गया था। मार्लन ने फिल्म को रीबूट कुअल बताया और भाइयों की फ्रेंचाइजी में वापसी के लिए 2 कारकों का हवाला दिया, निर्माता बॉब और हार्वे वेनस्टीन का पतन और उनके पिता ओवेल स्टाउटन वेंस से प्रोत्साहन के शब्द। पैरोडी सितंबर 2025 में मार्लन ने टिप्पणी की कि गेट आउट 2017, नोप 2022, लॉन्ग लेग्स 2024, हेरेटिक 2024 और सिनर्स 2025 जैसी हालिया हॉरर फिल्मों के साथ साथ स्क्रीम 1996 वर्तमान और आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर 1997 वर्तमान फ्रेंचाइजी का भी पैरोडी किया जा सकता है, जिनका मुख्य रूप से मूल फिल्म के कथानक के लिए उपयोग किया गया था। ये फिल्म स्लैशर फिल्म टेरिफायर 3 2024 का भी पैरोडी करती है और इसमें फेलिसा रोज और माइकल लेवी की भूमिकाएं हैं। वो दृश्य जिसमें आर्ट द क्लाउन बच्चों से भरे एक मॉल को उड़ा देता है,
को शुरू में हटा दिया गया था, लेकिन बाद में एक संक्षिप्त संपादन में फिर से शामिल कर लिया गया। गेट आउट, लॉन्ग लेग्स, सीनर्स, स्क्रीम 2022 और स्क्रीम 6 2033 की पुष्टि मार्च 2026 में फिल्म के ट्रेलर की रिलीज के साथ हुई। साथ ही हैलोवीन 2018, स्माइल 2022, M3 गन 2022, द सब्सटेंस 2024 और वेपन्स 2025 के साथ फ्राइडे द 13 फ्रेंचाइजी से जेसन वुरहीज, द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार फ्रेंचाइजी से लेदरफेस, माँ 2019 से सू एन माँ एलिंगटन, वेडनेसडे 2022 वर्तमान से वेडनेसडे एडम्स और हार्ट आइज 2025 से हार्ट आइज किलर के संदर्भ भी शामिल हैं। धलाई, एना फारिस और रेजिना हॉल, जिन्होंने पहले 4 भागों में सिंडी कैम्बेल और ब्रेंडा मीक्स की भूमिका निभाई थी, दोनों ने अपनी भूमिकाओं को दोहराने में रुचि व्यक्त की। अगस्त 2025 में फारिस और हॉल की फिल्म में वापसी की पुष्टि हुई। सितंबर 2025 में ये खुलासा हुआ कि मार्लन शॉर्टी के रूप में अपनी भूमिका को दोहराएंगे। नवंबर 2025 में कई कलाकारों के फिल्म में शामिल होने की घोषणा की गई, जिनमें शॉन के साथ साथ वापसी करने वाले अभिनेता जॉन अब्राहम्स, लोचलिन मुनरो, चेरी ओटेरी, डेव शेरिडन और क्रिस इलियट शामिल थे, जबकि डेमन वेन्स जूनियर, किम वेन्स, हेडी गार्डनर, ओलिविया रोज कीगन, सवाना ली नासिफ, कैमरून स्कॉट रॉबर्ट्स, सिडनी पार्क, ग्रेग वेन्स, रूबी स्नोबर और बेनी जिल्के फिल्म श्रृंखला में नए कलाकार के रूप में शामिल हुए। फरवरी 2026 में एंथनी एंडरसन, जिन्होंने स्कैरी मूवी 3 2003 और स्कैरी मूवी 4 2006 में महालिक की भूमिका निभाई थी, ने पुष्टि की कि वो फिल्म में वापसी करेंगे। स्क्रीम 7 2006 के प्री प्रोडक्शन से बाहर निकलने के बाद मेलिसा बेरेरा ने अप्रैल 2024 में फिल्म में अभिनय करने में रुचि व्यक्त की। मार्लन ने खुलासा किया कि शैनन एलिजाबेथ, जिन्होंने पहली फिल्म में बफी गिलमोर की भूमिका निभाई थी, की अनुपस्थिति बड़ी संख्या में वापसी करने वाले पात्रों के कारण थी और उन्होंने भविष्य की किसी फिल्म में एलिजाबेथ को शामिल करने का समर्थन किया। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 1 अक्टूबर 2025 को शुरू हुई और 24 नवंबर को समाप्त हुई। फिल्मांकन अटलांटा में टाइलर पेरी स्टूडियो में हुआ। संगीत हैम मजार ने संगीत तैयार किया। मार्लन लैमोंट वेन्स, जन्म 23 जुलाई 1972, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य कलाकार, लेखक और निर्माता हैं। वे अपने भाई शॉन वेन्स के साथ द WB सिटकॉम द वेन्स ब्रदर्स 1995-1999 और कॉमेडी फिल्मों डोंट बी अ मेनेस 1999, स्कैरी मूवी 2000, स्कैरी मूवी 2 2001, वाइट चिक्स 2004, लिटिल मैन 2006 और डांस फ्लिक 2009 में अपने काम के लिए सबसे अच्छी तरह से जाने जाते हैं। वेन्स की अन्य फिल्मों में अबव द रिम 1994, द सिक्स्थ मैन 1997, नॉर्बिट 2007, G.I. जो द राइज ऑफ कोबरा 2009, द हीट 2013, अ हॉन्टेड हाउस 2013 और इसका सीक्वल अ हॉन्टेड हाउस 2 2014, नेकेड 2017, 50 शेड्स ऑफ ब्लैक 2016, सेक्सटुप्लेट्स 2019 और ऑन द रॉक्स 2020 शामिल हैं। उन्होंने कई नाटकीय भूमिकाएं भी निभाई हैं, जिनमें मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म रिक्वायम फॉर अ ड्रीम 2000, जीवनी पर आधारित संगीतमय ड्रामा रिस्पेक्ट 2021 और अलौकिक हॉरर फिल्म हिम 2025 शामिल हैं। वेन्स ने रैंडी एडम्स के साथ मिलकर व्हाट द फनी की स्थापना की, जो शहरी कॉमेडी के लिए एक ऑनलाइन मंच है। उन्होंने कॉमेडी प्रतियोगिता टेलीविजन शो फनीएस्ट विंस बनाया, जिसका प्रसारण 2014 में TBS पर हुआ। 2014 में वेन्स और उनके भाइयों ने द वेन्स ब्रदर्स टूर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। 2017 में उन्होंने NBC सिटकॉम मार्लन का सहलेखन किया और उसमें अभिनय भी किया, जो 2 सीजन तक चला। प्रारंभिक जीवन। वेन्स का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनकी मां एल्विरा एलेथिया ग्रीन एक गृहिणी और सामाजिक कार्यकर्ता थीं और उनके पिता हॉवेल स्टाउटन वेन्स एक सुपरमार्केट मैनेजर थे। उनका पालन पोषण न्यूयॉर्क शहर के एक आवासीय प्रोजेक्ट फुलटन हाउसेज में हुआ। वे 10 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। वे ड्वेन, कीनन आइवरी, डेमन सीनियर, किम, एल्विरा, नादिया और शॉन के भाई हैं। उनका परिवार यहोवा के साक्षी था।
वेंस ने न्यूयॉर्क शहर के फ्योरेलो एच लागुआर्डिया हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में पढ़ाई की। ये वही स्कूल है जिसे फिल्म फेम में प्रसिद्धि मिली थी। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में हॉवर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी। आजीविका 1992 और 1993 के बीच वेंस अपने भाई बहनों के साथ स्केच कॉमेडी शो इन लिविंग कलर में दिखाई दिए। 1995 से 1999 तक उन्होंने अपने भाई शॉन वेंस के साथ WB सिटकॉम द वेंस ब्रदर्स में सह अभिनय किया। उन्हें मूल रूप से 1992 की फिल्म बैटमैन रिटर्न्स में रॉबिन की भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन ऐसा महसूस किया गया कि फिल्म में बहुत सारे किरदार हैं, इसलिए उनके किरदार को हटा दिया गया। वेंस को फिर 1995 में आई सीक्वल बैटमैन फॉरएवर में बिली डी विलियम्स के साथ टू फेस की भूमिका निभाने के लिए औपचारिक रूप से साइन किया गया था, लेकिन फिल्म के निर्माण के दौरान निर्देशक टिम बर्टन से जोएल शूमाकर के आने से दोनों भूमिकाओं के लिए नए कलाकारों को चुना गया और वेंस को भुगतान किया गया। विलियम्स ने अभी तक साइन नहीं किया था, लेकिन उन्हें पेनल्टी फीस मिली क्योंकि बैटमैन के लिए उनके अनुबंध में उन्हें दोबारा भूमिका निभाने का विकल्प दिया गया था और उन्हें अभी भी रॉयल्टी भुगतान प्राप्त होता है। उनकी जगह क्रिस ओडोनल को लिया गया। अगस्त 2021 में मूल अवधारणा का एक कॉमिक बुक रूपांतरण बैटमैन 89 डीसी एंटरटेनमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें रॉबिन के लिए वेंस की छवि का उपयोग उनकी अनुमति से किया गया। उनकी नागरिक पहचान का नाम बदलकर ड्रेक विंस्टन कर दिया गया। वेंस की फिल्म भूमिकाओं में कॉमेडी फिल्में डोंट बी अ मेनेस 1996, स्कैरी मूवी 2000, स्कैरी मूवी 2 2001, वाइट चिक्स 2004, लिटिल मैन 2006 और डांस फ्लिक 2009 शामिल हैं। साथ ही अन्य फिल्में जैसे अबव द रिम 1994, द सिक्स्थ मैन 1997, नॉर्बिट 2007, G.I. जो द राइज ऑफ कोबरा 2009, द हीट 2013, अ हॉन्टेड हाउस 2013 और इसका सीक्वल अ हॉन्टेड हाउस 2 2014, नेकेड 2017, 50 शेड्स ऑफ ब्लैक 2016, सेक्स टू प्लेट्स 2019 और ऑन द रॉक्स 2020 शामिल हैं। वेंस ने स्कैरी मूवी श्रृंखला की पहली 2 फिल्मों का निर्माण किया, जिनमें उन्हें और शॉन को लेखक और सह कलाकार के रूप में श्रेय दिया गया। 2000 में उन्होंने रेक्वियम फॉर अ ड्रीम में टायरॉन सी लव और डंगन्स एंड ड्रैगन्स में स्नेल्स की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने और शॉन ने 2000 MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स की मेजबानी की। 2006 में वेंस ने निकलोडियन कार्टून श्रृंखला थगाबू का निर्माण किया। 2017 में NBC ने उन्हें अपना खुद का सिटकॉम मार्लन दिया। इसे 2 सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। सितंबर 2017 में वैरायटी ने घोषणा की कि वेंस लॉस एंजलिस स्थित मनोरंजन कंपनी शॉर्ट स्टूडियो के साथ मिलकर एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे। वो अनवर जिबावी और हन्ना स्टॉकिंग जैसे रचनाकारों के साथ वीडियो में दिखाई दिए हैं। 2020 में वेंस ने HBO मैक्स के साथ एक समझौता किया। निजी जीवन वेंस 1992 से 2013 तक एंजेला जैकरी के साथ एक लंबे रिश्ते में थे और हालांकि उन्होंने एक बार उन्हें अपनी पूर्व पत्नी कहा था, उन्होंने 2021 में कहा कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक ट्रांसजेंडर है। 2023 में वेंस ने अपने ट्रांसजेंडर बेटे और LGBTQ समुदाय के लिए समर्थन व्यक्त किया। वेंस का अपनी पूर्व प्रेमिका ब्रिटनी मॉर्लैंड के साथ भी एक बच्चा है। वेंस रैपर टुपैक शकूर के करीबी दोस्त थे। वो अभिनेता उमर एप्स के भी लंबे समय से दोस्त हैं। फिल्मोग्राफी चाबी उन प्रस्तुतियों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। पतली परत वर्ष चलचित्र चरित्र नोट्स 1988 मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा बेवकूफ, पैदल यात्री 1992 और पैसा सिमोर स्टीवर्ट 1994, रिम के ऊपर बुगालू 1996, अपने इलाके में शराब पीते हुए साउथ सेंट्रल के लिए खतरा न बने स्थानीय कुत्ता सहलेखक भी 1997, छठा आदमी केनी टाइलर 1998, बेहोश डैरिल विदरस्पून 2000, एक सपने के लिए शोक गीत टायरॉन सी लव, डरावनी फिल्म शॉर्टी मीक्स सहलेखक भी, टैंगरीन भालू लुई ब्लू आवाज
सीधे वीडियो पर काल कोठरी और ड्रैगन घोंगे 2001, डरावनी फिल्म 2, शॉर्टी मीक्स सहलेखक भी 2004, द लेडी किलर्स, गेविन मैक्सम, गोरी लड़कियां, मार्कस एंथनी कोपलैंड 2 बार टिफनी विल्सन। शॉन मैथिस वेन्स, जन्म 19 जनवरी 1971, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य कलाकार, लेखक और निर्माता हैं। उन्होंने कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला इन लिविंग कलर 1990-1993 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपने भाई मार्लन वेन्स के साथ द डब्ल्यूबी सिटकॉम द वेन्स ब्रदर्स 1995-1999 और कॉमेडी फिल्मों डोंट बी अ मेनेस टू साउथ सेंट्रल, वाइल ड्रिंकिंग योर जूस इन द हुड 1996, स्कैरी मूवी 2000, स्कैरी मूवी 2 2001, वाइट चिक्स 2004, लिटिल मैन 2006 और डांस फ्लिक 2009 में काम किया। अभिनय से लंबे अंतराल के बाद फरवरी 2025 में ये घोषणा की गई कि वेन्स आगामी फिल्मों स्कैरी मूवी 2026 और वाइट चिक्स 2 TBA में अभिनय करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। वेन्स 10 भाई बहनों में 9वें का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। उनकी मां एल्विरा एलेथिया ग्रीन एक गृहिणी और सामाजिक कार्यकर्ता थीं और उनके पिता हॉवेल स्टाउटन वेन्स एक सुपरमार्केट मैनेजर थे। उनका परिवार कभी यहोवा के साक्षी था। वेन्स मैनहट्टन के चेल्सी इलाके में फुलटन हाउसेज में पले बड़े और उन्होंने 1989 में बेयार्ड रस्टिन हाई स्कूल फॉर द ह्यूमैनिटीज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिल्मोग्राफी चाबी उन प्रस्तुतियों को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1988, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा बेवकूफ, पैदल यात्री 1996, अपने इलाके में शराब पीते हुए साउथ सेंट्रल के लिए खतरा न बने, राखदानी सहलेखक भी 1999, नया रक्त प्रेमी 2000, डरावनी फिल्म रे विल्किंस सहलेखक भी 2001, डरावनी फिल्म 2 2004, गोरी लड़कियां, केविन कोपलैंड साथ ही सहलेखक और कीनन आइवरी देसुमा वेयंस, जन्म 8 जून 1958, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य कलाकार और फिल्म निर्माता हैं। वे मनोरंजन जगत के वेन्स परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वेन्स को पहली बार 1990-1994 के फॉक्स स्केच कॉमेडी सीरीज इन लिविंग कलर के होस्ट और निर्माता के रूप में प्रसिद्धि मिली। उन्होंने कई फिल्मों का निर्माण, निर्देशन या लेखन किया है, जिसकी शुरुआत 1987 में हॉलीवुड शफल से हुई, जिसका उन्होंने सह-लेखन किया था। उनकी अधिकांश फिल्मों में वे और उनके एक या अधिक भाई बहन कलाकार के रूप में शामिल रहे हैं। इनमें से एक फिल्म स्कैरी मूवी 2000, जिसका निर्देशन वेन्स ने किया था, किसी अफ्रीकी अमेरिकी द्वारा निर्देशित सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी, जब तक कि 2005 में टिम स्टोरी की फैंटास्टिक फोर ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया। 1997 से 1998 तक उन्होंने टॉक शो द कीनन आइवरी वेन्स शो की मेजबानी की। 2014 में वो लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग के 8वें सीजन के लिए जज थे। जीवन और करियर। वेन्स का जन्म न्यूयॉर्क शहर के हार्लम में हुआ था। वे एल्विरा एलेथिया नी ग्रीन 20 जुलाई 1938, 10 जुलाई 2020, जो एक गृहिणी और सामाजिक कार्यकर्ता थी, और हॉवेल स्टाउटन वेन्स 26 अगस्त 1936, 1 अप्रैल 2023, जो एक सुपरमार्केट मैनेजर थे, के 10 बच्चों में से दूसरे थे। वंशावली संबंधी टीवी शो फाइंडिंग योर रूट्स ने खुलासा किया कि उनके पिता का वंश मेडागास्कर से जुड़ा था। उनके पिता यहोवा के साक्षी धर्म के कट्टर अनुयायी थे। बाद में परिवार मैनहट्टन के फुलटन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में चला गया, जहां वे मुख्य रूप से पले बढ़े। उन्होंने किशोरावस्था में सेवर्ड पार्क हाई स्कूल में पढ़ाई की और इंजीनियरिंग छात्रवृत्ति पर टस्केगी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्हें अल्फा फी अल्फा बिरादरी के गामा फी अध्याय के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने कॉलेज में अपने दोस्तों का मनोरंजन न्यूयॉर्क में जीवन के बारे में मनगढ़ंत कहानियों से किया। स्नातक होने से एक सेमेस्टर पहले उन्होंने कॉमेडी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्कूल छोड़ दिया। न्यूयॉर्क में द इम्प्रोव में अपने पहले प्रदर्शन के दौरान वेन्स की मुलाकात रॉबर्ट टाउनसेंड से हुई, जिन्होंने उन्हें कॉमेडी व्यवसाय के बारे में जानने में मदद की। जब वेन्स 1980 में लॉस एंजलिस चले गए तो टाउनसेंड और वेन्स एक साथ लॉस एंजलिस गए। वेन्स ने वहां एक अभिनेता के रूप में काम किया। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला
फॉर लव एंड ऑनर में एक सैनिक की नियमित भूमिका निभाई और हिल स्ट्रीट ब्लूज में एक NFL वाइड रिसीवर के रूप में दिखाई दिए। टाउनसेंड ने हॉलीवुड शफल फिल्म लिखी, निर्देशित की और उसमें अभिनय भी किया। वेन्स सह कलाकार और सह लेखक थे। फिल्म की सफलता ने उन्हें आई एम गोना गेट यू सक्का बनाने के लिए धन जुटाने में मदद की। फॉक्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने वेन्स से संपर्क करके उन्हें अपना शो देने की पेशकश की। वेन्स सैटरडे नाइट लाइव के समान एक विविधतापूर्ण शो का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें अश्वेत कलाकार हों और जो अपनी सामग्री के साथ जोखिम लेने को तैयार हों। फॉक्स ने वेन्स को शो के साथ काफ़ी स्वतंत्रता दी। हालांकि फॉक्स के अधिकारी इसके डेब्यू से पहले शो की सामग्री को लेकर थोड़े चिंतित थे। वेन्स ने शो इन लिविंग कलर का निर्माण, लेखन और अभिनय किया, जो एक स्केच कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला है जो मूल रूप से 1990 से 1994 तक फॉक्स पर चली। निजी जीवन: वेन्स ने 2001 में डैफ्नी पोल्क से शादी की, लेकिन दंपति ने 2004 में तलाक के लिए अर्जी दी और उनका तलाक दिसंबर 2006 में अंतिम रूप से तय हो गया। उन्होंने 2007 से 2014 तक अभिनेत्री ब्रिटनी डैनियल को डेट किया। जीवंत रंगों में पात्रों: डेथ रो कॉमिक, जेल केबल एक्सेस, ट्रेंची, आइसमैन, ओमबॉय शॉपिंग नेटवर्क, टॉम ब्रदर्स, द ब्रदर्स ब्रदर्स, वेस, वेस और लेस, छापे, आर्सेनियो हॉल, बिली डी विलियम्स, डॉन कॉर्नेलियस, जेसी जैक्सन, लिटिल रिचर्ड, माइक टाइसन, मार्शा वॉरफील्ड, मिल्ली वनीली का मिल्ली, रॉब पिलाटस, मॉर्गन फ्रीमैन, डेमन। वेन्स ने ड्राइविंग मिस डेजी, राइडिंग मिस डेजी में होप कोबर्न और लीन ऑन मी में प्रिंसिपल, जो लुइस क्लार्क की भूमिका निभाई थी। रिक जेम्स, स्टीव हार्वे, जेसन फ्रीडबर्ग, जन्म 13 अक्टूबर 1971 और एरन सेल्जर, जन्म 12 जनवरी 1974, क्रमशः अमेरिकी और कनाडाई फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने मुख्य रूप से पैरोडी फिल्मों पर काम किया है, जिन्हें उन्होंने 2000 के दशक के मध्य में लिखना और निर्देशित करना शुरू किया था। फ्रीडबर्ग और सेल्जर की 2006 से 2010 के बीच बनी पहली 5 फिल्मों को व्यापक रूप से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और वे ज्यादातर व्यावसायिक रूप से सफल रहीं, लेकिन उनकी समीक्षाएं सर्वत्र नकारात्मक रहीं। उनकी फिल्में डेट मूवी 2006, एपिक मूवी 2007, मीट द स्पार्टन्स और डिजास्टर मूवी दोनों 2008 अब तक की सबसे खराब फिल्मों में गिनी जाती हैं। वैम्पायर सक 2010 के बाद 2010 के दशक में उनकी बाद की फिल्मों को सीमित सिनेमाघरों में रिलीज होने के कारण कम ध्यान मिला। जीवनी: इन दोनों के साक्षात्कार दुर्लभ हैं, लेकिन 2014 में ग्रांटलैंड प्रकाशन के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उनकी पृष्ठभूमि पर चर्चा की गई। सेल्जर ओंटारियो के मिसिसॉगा के एक कनाडाई जूता विक्रेता परिवार से हैं और फ्रीडबर्ग, जिनका जन्म न्यू जर्सी के नेवार्क में हुआ था, न्यू जर्सी के पैटरसन में पले बढ़े और निर्देशक रिक फ्रीडबर्ग के बेटे हैं। सेल्जर और फ्रीडबर्ग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैंता बारबरा में मिले और फिल्मों, विशेष रूप से कॉमेडी के प्रति अपने प्रेम के कारण एक दूसरे के करीब आ गए। दोनों यहूदी हैं। उन्होंने फिल्म स्कूल में दाखिला नहीं लिया। सेल्जर ने कला इतिहास में और फ्रीडबर्ग ने इतिहास में स्नातक किया, लेकिन अपने अंतिम सेमेस्टर में मार्टिन स्कोर्सेसी के बारे में एक कक्षा में भाग लेने के बाद फिल्म उद्योग में करियर बनाने का फैसला किया। स्पाई हार्ड, स्कैरी मूवी और पटकथा लेखन: रात में पटकथा लिखने के साथ साथ दोनों बेटे दिन में ट्यूशन फीस भरने के लिए काम करते थे, घर पर बनी टी शर्ट बेचते थे, अपनी खुद की फूड डिलीवरी सेवा शुरू करते थे और लॉस एंजलिस में जूते की दुकानें खोलते थे। जब रिक फ्रीडबर्ग ने लेस्ली नील्सन के साथ बैड गोल्फ मेड ईजियर नाम का हास्यप्रद वीडियो बनाया, तो उन्होंने अपने बेटे की जासूसी फिल्म की पैरोडी की पटकथा उन्हें दिखाई। नील्सन को ये पसंद आई और इसी से 1996 में आई फिल्म स्पाई हार्ट का निर्माण हुआ। इसके बाद फ्रीडबर्ग और सेल्जर ने कुछ साल किराए पर पटकथा लेखक के रूप में बिताए। सेल्जर के अनुमान के अनुसार दोनों ने 40 से अधिक पटकथाएं बेचीं। एकमात्र पूर्ण परियोजना जीन क्लाउड वैन डैम की फिल्म मैक्सिमम रिस्क 1996 की एक अलिखित पटकथा थी, जिसमें उनका नाम नहीं था। वहीं एक अप्रकाशित लिबरेस की जीवनी पर आधारित फिल्म स्टीवन सोडरबर्ग की टीवी फिल्म बिहाइंड द कैंडलब्रा से असंबंधित ने उन्हें भविष्य के सहयोगी और निर्माता पीटर सैफरान से मिलवाया।
1998 में सैफरान ने मिरामैक्स के डायमेंशन फिल्म्स डिवीजन को फ्रीडबर्ग और सेल्जर की हॉरर फिल्म स्पूफ स्क्रिप्ट, जिसका नाम था स्क्रीम इफ यू नो व्हाट आई डिड लास्ट हैलोवीन, बेचने में कामयाबी हासिल की। शॉन वेन्स और मार्लन वेन्स ने बडी जॉनसन और फिल ब्यूमैन के साथ मिलकर एक ऐसी ही परियोजना विकसित की, और डब्ल्यूजीए के एक फैसले के कारण फ्रीडबर्ग और सेल्जर द्वारा अंतिम पटकथा पर काम न करने के बावजूद सभी 6 लेखकों को स्कैरी मूवी के लिए श्रेय दिया गया। ये फिल्म 2000 में एक स्लीपर हिट साबित हुई, जिससे फ्रीडबर्ग और सेल्जर को काफी ध्यान मिला। रास्ते पर लाने वाला पटकथा लेखक के रूप में अधूरी परियोजनाओं से थक चुके और रीजेंसी एंटरप्राइजेस द्वारा अपनी रोमांटिक कॉमेडी पैरोडी के लिए निर्देशक न मिल पाने के कारण सेल्जर और फ्रीडबर्ग ने डेट मूवी 2006 का निर्देशन स्वयं करने का विकल्प चुना। डेट मूवी ने $12.1 मिलियन की ओपनिंग की और कुल मिलाकर $48.9 मिलियन कमाए। आगे चलकर उन्होंने अपनी ही पटकथाओं का निर्देशन किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रमुख ब्लॉकबस्टर फिल्मों की पैरोडी फिल्मों की एक लंबी श्रृंखला बनी। डिजास्टर मूवी ने $5.8 मिलियन की ओपनिंग की और संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल $14.2 मिलियन कमाए। वैम्पायर्स सक, जो बुधवार को रिलीज हुई थी, ने अपने पहले 5 दिनों में अनुमानित $19.7 मिलियन कमाए। घोषित परियोजनाएं। मई 2014 में फ्रीडबर्ग और सेल्जर ने हू द एफके टुक माई डॉटर नामक फिल्म रिलीज करने की अपनी मंशा की घोषणा की, जो टेकन की पैरोडी थी। फरवरी 2017 में वे कथित तौर पर स्टार वॉर्स की एक पैरोडी विकसित कर रहे थे, जिसका शीर्षक था स्टार वर्ल्ड्स एपिसोड XXXIVV MC2 द फोर्स अवेकेंस द लास्ट जेडी हु वेंट रोग, जिसकी शूटिंग 2017 के अंत में निर्धारित थी। एना के फारिस, जन्म 29 नवंबर 1976, एक अमेरिकी अभिनेत्री और हास्य कलाकार हैं। उन्होंने अपनी हास्य भूमिकाओं, विशेष रूप से स्कैरी मूवी फिल्मों 2000 वर्तमान में सिंडी कैम्बेल की मुख्य भूमिका के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की। एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में $1.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है। फारिस की फिल्मों में द हॉट चिक दोनों 2002, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन 2003, ब्रोकबैक माउंटेन, जस्ट फ्रेंड्स दोनों 2005, माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड 2006, स्माइली फेस 2007, द हाउस बनी 2008, व्हाट्स योर नंबर 2011, द डिक्टेटर 2012 और ओवरबोर्ड 2018 शामिल हैं। उन्होंने क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीट बॉल्स 2009-2013 और एल्विन एंड द चिपमंक्स 2009-2015 जैसी फिल्म फ्रेंचाइजी में वॉइस ओवर भी किया है। टेलीविजन पर फारिस ने एनबीसी सिटकॉम फ्रेंड्स 2004 के 10वें और अंतिम सीजन में एरिका की आवर्ती भूमिका निभाई और सीबीएस सिटकॉम मॉम 2013-2020 में क्रिस्टी प्लंकेट के साथ सह मुख्य भूमिका निभाई। अभिनय के अलावा उन्होंने सलाह पॉडकास्ट अनक्वालिफाइड 2015-2023 का निर्माण और संचालन किया। उन्होंने 2017 में इसी नाम से एक संस्मरण लिखा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गया। प्रारंभिक जीवन। फारिस का जन्म बाल्टीमोर, मैरीलैंड में हुआ था। वो समाजशास्त्र के प्रोफेसर जैक और विशेष शिक्षा शिक्षिका करेन फारिस की दूसरी संतान थीं। उनके माता-पिता दोनों सिएटल, वॉशिंगटन के मूल निवासी थे और बाल्टीमोर में रह रहे थे, क्योंकि उनके पिता ने टॉसन विश्वविद्यालय में प्रोफेसरशिप स्वीकार कर ली थी। जब फारिस 6 साल की थीं, तो परिवार एडमंड्स, वॉशिंगटन चला गया। उनके पिता वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में आंतरिक संचार के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और बाद में वॉशिंगटन बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख बने, जबकि उनकी मां एडमंड्स के सी व्यू एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाती थीं। फारिस का एक बड़ा भाई रॉबर्ट है, जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस में समाजशास्त्री और प्रोफेसर भी हैं। साक्षात्कारों में उन्होंने अपने माता-पिता को अति उदार बताया है और कहा है कि उनका और उनके भाई का पालन पोषण एक नास्तिक लेकिन बहुत रूढ़िवादी पारंपरिक वातावरण में हुआ था। 6 साल की उम्र में उनके माता-पिता ने उन्हें बच्चों के लिए एक सामुदायिक नाटक कक्षा में दाखिला दिलाया, क्योंकि वे आमतौर पर उन्हें अभिनय के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्हें नाटक देखना अच्छा लगता था
और अंततः उन्होंने अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ अपने कमरे में अपनी खुद की सामग्री तैयार की। उन्होंने साक्षात्कारों में कहा है कि वो अक्सर अपने ऑर्थोडोंटल रिटेनर को उनसे बात करते हुए कल्पना करती थीं और उन्होंने खुद को टॉक शो में अपने बात करने वाले रिटेनर के बारे में बात करते हुए देखा था। फारिस ने एडमंड्स वुडवे हाई स्कूल में पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने सिएटल की एक रिपर्टरी कंपनी के साथ मंच पर अभिनय किया और राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित रेडियो नाटकों में भी काम किया। उन्होंने एक बार खुद को ड्रामा क्लब की एक अजीब लड़की बताया था और कहा था कि वो स्कूल में क्रिसमस ट्री स्कर्ट पहना करती थीं। उन्होंने 1994 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 1999 में अंग्रेजी साहित्य में डिग्री हासिल की। अभिनय के प्रति अपने प्रेम के बावजूद उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी सच में नहीं सोचा था कि वो एक फिल्म स्टार बनना चाहती हैं और कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए अभिनय करना जारी रखा, इस उम्मीद में कि एक दिन वो एक उपन्यास प्रकाशित करेंगी। कॉलेज से स्नातक होने के बाद वो लंदन जाने वाली थीं, जहां उन्हें एक विज्ञापन एजेंसी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई थी। हालांकि अभिनय करने का फैसला करने के बाद वो आखिरी समय में लॉस एंजलिस में रहने लगीं। इसके तुरंत बाद उन्हें स्कैरी मूवी में मुख्य भूमिका मिल गई। 22 वर्ष की आयु में वो हैनकॉक पार्क में द रेवेंसवुड में एक स्टूडियो अपार्टमेंट में रहती थी। आजीविका प्रारंभिक अभिनय करियर 1986-1999। अपने माता-पिता द्वारा बचपन में अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर फारिस ने 9 वर्ष की आयु में आर्थर मिलर के नाटक डेंजर मेमोरी के 3 महीने के प्रदर्शन में सिएटल रेपर्टरी थिएटर में अपना पहला पेशेवर प्रदर्शन दिया। उन्हें इस भूमिका के लिए $250 मिले, जो उस समय उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने याद करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं माला माल हो गई हूँ। इसके बाद उन्होंने इस्साक्वा, वॉशिंगटन के विलेज थिएटर में टू किल अ मॉकिंगबर्ड के एक प्रोडक्शन में स्काउट, हाइडी में मुख्य किरदार और अवर टाउन में रेबेका की भूमिका निभाई। उस दौरान उनके थिएटर क्रेडिट में रेन, सम फिश, नो एलिफेंट्स और लाइफ अंडर वाटर के प्रोडक्शन शामिल थे। हाई स्कूल में पढ़ते समय फारिस एक फ्रोजन योगर्ट ब्रांड के टेलीविजन विज्ञापन और रेड रॉबिन के प्रशिक्षण वीडियो में दिखाई दी। बाद वाले के बारे में उन्होंने मई 2012 में कहा, मैं एक आदर्श होस्टेस की भूमिका निभाती हूं और मुझे लगता है कि वे अभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं। 1996 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में कॉलेज के दौरान फारिस ने एमएसएन प्रीव्यू में अभिनय किया, जो सिएटल के पैरामाउंट थिएटर में फिल्माया गया माइक्रोसॉफ्ट की एमएसएन 2.0 ऑनलाइन सेवा के लिए एक इंटरैक्टिव सीडी रोम प्रचार वीडियो था, जिसमें वो चैनल 5 की प्रस्तुतकर्ता थीं, जो युवा वयस्कों के लिए एक हिप और एडजी वेबसाइट थी। फारिस ने टेलीविजन फिल्म डिसेप्शन, अ मदर सीक्रेट और स्वतंत्र ड्रामा ईडन में संक्षिप्त भूमिकाएं निभाईं, जिनमें से बाद वाली फिल्म 1996 के सनडांस फिल्म समारोह में प्रदर्शित हुई थी। कॉलेज के तुरंत बाद उन्हें अपनी पहली प्रमुख फिल्म भूमिका स्वतंत्र स्लैशर फिल्म लवर्स लेन 1999 में मिली, जिसमें उन्होंने एक बदकिस्मत चीयरलीडर की भूमिका निभाई। एक बी मूवी होने के कारण इसे सीधे डीवीडी पर रिलीज किया गया। समीक्षकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही, लेकिन फारिस को लेखकों द्वारा उनकी पहली अभिनय समीक्षाएं मिली। eFilmCritic.com के ग्रेग मस्केविट्स ने उन्हें फिल्म का एकमात्र आकर्षण पाया। स्कैरी मूवी से मिली सफलता 2000-2006। फारिस को 2000 में तब प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने हॉरर कॉमेडी पैरोडी फिल्म स्कैरी मूवी में अभिनय किया। उन्होंने सिंडी कैम्बेल का किरदार निभाया, जो स्लैशर थ्रिलर स्क्रीम में सिडनी प्रेस्कॉट, नेव कैम्बेल के किरदार पर आधारित था। ये उनकी पहली मुख्य भूमिका थी, क्योंकि इससे पहले वे केवल थिएटर नाटकों और कम बजट की फिल्मों में छोटी और सहायक भूमिकाओं में ही दिखाई दी थी। उन्होंने 2009 में ब्रिटेन के द गार्डियन को बताया कि ये अनुभव उनके लिए एक शानदार प्रशिक्षण शिविर था। उन्होंने समझाया कि मैंने इससे पहले ज़्यादा कुछ नहीं किया था। उन फिल्मों में आपको अपने प्रॉप्स, शारीरिक कॉमेडी और हर चीज़ में बहुत सटीक होना पड़ता है, इसलिए ये एक बेहतरीन प्रशिक्षण का मैदान था। स्कैरी मूवी एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी, जिसने पहले सप्ताहांत में 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल किया।
इसने दुनिया भर में 278 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। अपने प्रदर्शन के लिए फारिस को 2001 MTV मूवी अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू फीमेल परफॉर्मेंस और बेस्ट किस अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। बाद में उन्होंने 4 जुलाई 2001 को रिलीज हुई स्कैरी मूवी 2 में अपनी भूमिका दोहराई। उनकी अगली फिल्म भूमिका स्वतंत्र मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में 2002 में एक अकेली और सदमे से ग्रस्त युवती की समलैंगिक सहकर्मी की थी, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अपनी समीक्षा में द डिजिटल फिक्स ने इसे स्वतंत्र अमेरिकी शैली की फिल्म निर्माण के बेहतरीन उदाहरणों में से एक पाया और कहा कि फारिस ने अपनी भूमिका उत्साह के एक संक्रामक स्तर के साथ निभाई, अक्सर एक विश्वसनीय प्रदर्शन और पूरी तरह से अतिरंजित प्रदर्शन के बीच की सीमा को छूते हुए, लेकिन हमेशा सही पक्ष में रहने में कामयाब रहीं। बाद में 2002 में उन्होंने रॉब श्नाइडर और राहेल मैकएडम्स के साथ कॉमेडी फिल्म द हॉट चिक में अभिनय किया, जो एक किशोरी के बारे में थी जिसका दिमाग जादुई रूप से एक 30 वर्षीय अपराधी के दिमाग से बदल जाता है। ये एक मामूली व्यावसायिक सफलता थी जिसने दुनिया भर में 54 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 2003 में सोफिया कोपोला के ड्रामा लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में बिल मरे और स्कारलेट जोहानसन के साथ फारिस को आखिरी समय में कास्ट किया गया, जहां उन्होंने एक चुलबुली बहिर्मुखी अभिनेत्री की भूमिका निभाई। उन्हें लगा कि इस फिल्म ने उन्हें अपने काम को लोगों के सामने थोड़ा और पेश करने का मौका दिया है और उस समय उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव बताया। जहां वैरायटी ने टिप्पणी की कि फारिस ने अपने खोखले फिल्म स्टार किरदार में मनोरंजक भूमिका निभाई है, वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने निष्कर्ष निकाला कि अभिनेत्री जो स्कैरी मूवी फिल्मों में मुश्किल से ही नजर आती हैं और वो स्टार हैं, एक जीवंत, प्यारी और चिड़चिड़ी स्टारलेट के रूप में पूरी तरह से जीवंत हो उठती हैं। ये फिल्म उनके करियर को सुरक्षित करेगी। 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट वाली लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ने विश्व स्तर पर 119.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। उन्होंने 2003 की स्कैरी मूवी 3 में तीसरी बार सिंडी कैम्पबेल की भूमिका निभाई। 2004 में फारिस ने सिटकॉम फ्रेंड्स के आखिरी सीजन में एरिका की आवर्ती भूमिका में पदार्पण किया, जो जुड़वा बच्चों की मां थी जिन्हें चैंडलर मैथ्यू पेरी और मोनिका कॉर्टनी कॉक्स ने गोद लिया था। और उसी साल गर्मियों में उन्होंने एंग ली के नाटक ब्रोकबैक माउंटेन 2005 में एक छोटी भूमिका निभाई। चूंकि फिल्म में उनके किरदार का सिर्फ एक दृश्य था, इसलिए उन्होंने कैलगरी में सेट पर केवल 2 दिन बिताए। इस फिल्म के लिए फारिस को अपने सह कलाकारों के साथ मोशन पिक्चर में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड नामांकन प्राप्त हुआ। फारिस ने 2005 की कॉमेडी फिल्मों वेटिंग और जस्ट फ्रेंड्स में अभिनय किया। दोनों में उनके साथ रायान रेनॉल्ड्स थे। वेटिंग एक स्वतंत्र प्रोडक्शन थी जिसमें रेस्तरां के कर्मचारी अपनी हरकतों से बोरियत और वयस्कता को सामूहिक रूप से टालते हैं। 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने 18.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए, लेकिन व्यू लंदन के एक समीक्षक ने टिप्पणी की कि निर्देशक ने एक अच्छी हास्य कलाकार टीम को इकट्ठा किया था, लेकिन महसूस किया कि उन्होंने उन्हें व्यावहारिक रूप से कुछ भी करने को नहीं दिया। रेनॉल्ड्स और फारिस जस्ट फ्रेंड्स में एक साथ बहुत मज़ेदार थे, इसलिए ये अफसोस की बात है कि उनकी प्रतिभा यहाँ बर्बाद हो गई। जस्ट फ्रेंड्स में फारिस ने सामंथा जेम्स की भूमिका निभाई, एक उभरती हुई आत्ममुग्ध पॉप गायिका जो न्यू जर्सी में एक पूर्व मोटे नर्ड सह कलाकार रेनॉल्ड्स द्वारा अभिनीत के साथ आती है, जो अब एक सफल रिकॉर्ड निर्माता है। इसने दुनिया भर में 50.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और फारिस को MTV मूवी अवार्ड और 2 टीन चॉइस अवार्ड्स के लिए नामांकन मिला। फारिस ने स्कैरी मूवी 4 में चौथी बार सिंडी कैम्पबेल की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 14 अप्रैल 2006 को हुआ था। 2006 में वो इवान रीटमैन की रोमांटिक कॉमेडी माई सुपर एक्स गर्लफ्रेंड में उमा थुरमन और ल्यूक विल्सन के साथ भी दिखाई दीं, जिसमें उन्होंने हन्ना की भूमिका निभाई, जो एक ऐसे व्यक्ति की सहकर्मी थी जो एक न्यूरोटिक और आक्रामक सुपर हीरो को डेट कर रहा था। हालांकि समीक्षकों की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। इसने दुनिया भर में 61 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए और फारिस और थुरमन दोनों को सर्वश्रेष्ठ लड़ाई के लिए MTV मूवी अवार्ड नामांकन मिला।
हास्य भूमिकाओं का सिलसिला जारी रहा। जनवरी 2007 में फारिस ग्रेग अराकी की स्वतंत्र स्टोनर कॉमेडी फिल्म स्माइली फेस 2007 में फारिस ने जेन एफ की भूमिका निभाई, जो एक ऐसी युवती है जिसके साथ भांग मिले हुए कई कपकेक खाने के बाद कई तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। इसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और लॉस एंजलिस में इसे सीमित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। समीक्षाएं काफी हद तक सकारात्मक थीं। फिल्म समीक्षकों की वेबसाइट रॉटन टोमेटोज के अनुसार लेखकों ने इस बात पर सहमति जताई कि उनके शानदार अभिनय और ग्रेग अराकी के तीक्ष्ण निर्देशन ने फिल्म को औसत स्टोनर कॉमेडी से कहीं बेहतर बना दिया। इसके लिए उन्हें हाई टाइम्स पत्रिका के स्टोनी अवार्ड्स में स्टोनेट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। अधिकांश समीक्षक इस बात से सहमत है कि ये उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। फारिस ने स्वतंत्र कॉमेडी फिल्म मामाज बॉय में डायने कीटन और जॉन हेडर के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक महत्वाकांक्षी गायिका और एक आत्ममुग्ध 29 वर्षीय हेडर की प्रेमिका की भूमिका निभाई। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में सीमित रिलीज के लिए वितरित मामाज बॉय का प्रीमियर 30 नवंबर 2007 को हुआ, जिसे आलोचकों और व्यावसायिक रूप से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने एक मुख्यधारा की फीचर कॉमेडी द हाउस बनी का निर्माण और उसमें अभिनय किया, जिसे कैरेन मैककुला और कर्स्टन स्मिथ ने परिकल्पित और लिखा था और फ्रेड वुल्फ ने निर्देशन किया था। इस फिल्म में वो शेली के रूप में दिखाई दी, जो एक पूर्व प्लेबॉय बनी है, जिसे प्लेबॉय मेंशन से निष्कासित किए जाने के बाद एक अलोकप्रिय विश्वविद्यालय महिला समूह की हाउस मदर बनने के लिए साइन अप करती है। हालांकि इसे औसत समीक्षाएं मिली, लेकिन आलोचक सर्वसम्मति से फारिस की भूमिका के पक्ष में थे। उनमें से अधिकांश वेबसाइट रॉटन टोमेटोज के अनुसार इस बात से सहमत थे कि उन्होंने जिसे उन्होंने औसत दर्जे की फॉर्मूला कॉमेडी कहा, उसमें वो अच्छी तरह से ढली थीं। ये फिल्म 22 अगस्त 2008 को अमेरिका में रिलीज हुई और अपने वैश्विक नाट्य प्रदर्शन में 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। 2009 में फारिस की पहली फिल्म ब्रिटिश साइंस फिक्शन कॉमेडी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट टाइम ट्रैवल थी, जिसमें दो समाज से बहिष्कृत लोग और उनका सनकी दोस्त एक ब्रिटिश पब के बीच में समय यात्रा की पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। फारिस ने कैसी का किरदार निभाया, जो भविष्य से आई एक लड़की है और इस रोमांच की शुरुआत करती है। द गार्जियन ने उनकी भूमिका को हैरान कर देने वाला कैमियो बताया। इसे केवल यूके में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और बाद में यूरोप भर में कई टेलीविजन प्रसारण हुए। 2009 में ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान फारिस ब्लैक कॉमेडी फिल्म ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट 2009 में फारिस ने सेठ रोगन के साथ सह अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक अशिष्ट अय्याश कॉस्मेटिक काउंटर कर्मचारी की भूमिका निभाई, जिस पर रोगन का क्रश था। वो इस फिल्म में काम करने के लिए इसलिए आकर्षित हुईं क्योंकि इससे उन्हें भयानक किरदार निभाने का मौका मिला, बजाय उन आम भूमिकाओं के जिनमें दर्शकों या नायक को लुभाना पड़ता है और आकर्षक दिखना पड़ता है। एक दृश्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें रोगन फारिस के नशे में धुत किरदार के साथ यौन संबंध बनाते हैं और विभिन्न वकालत समूहों ने इसे डेट रेप बताया। 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट वाली ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट ने 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। फेरिस ने एनिमेटेड क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स में एक मौसम इंटर्न और एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक की प्रेमिका को आवाज दी। साथ ही लाइव एक्शन हाइब्रिड एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीक्विल में जेनेट मिलर चिपेट्स में से एक को भी आवाज दी। ये दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। फारिस ने एनिमेटेड लाइव एक्शन फिल्म योगी बेयर में एक प्रकृति वृत्तचित्र फिल्म निर्माता की भूमिका निभाई, जो मुख्य किरदार से दोस्ती करती है। इसे वार्नर ब्रदर्स द्वारा 17 दिसंबर 2010 को रिलीज किया गया था, जिसे ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली और कई आलोचक इसकी पटकथा से प्रभावित नहीं हुए। द हॉलीवुड रिपोर्टर ने हालांकि अपने फैसले में उन्हें बेहद प्रतिभाशाली पाया, आश्चर्य व्यक्त किया कि आखिर किस बात ने उन्हें ये भूमिका निभाने के लिए राजी किया। हालांकि फिल्म ने दुनिया भर में 201 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। फारिस की अगली फिल्म रेट्रो कॉमेडी टेक मी होम टुनाइट थी, जो 1980 के दशक की एक गर्मी की रात में पार्टी कर रहे दोस्तों के एक समूह के बारे में थी। 2007 में फिल्माई गई इस फिल्म को 4 साल बाद 4 मार्च 2011 को व्यापक रूप से सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।
लेकिन इसे नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और कमाई भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। हालांकि फारिस को चॉइस मूवी एक्ट्रेस कॉमेडी के लिए टीन चॉइस अवार्ड नामांकन मिला। इसके बाद उन्होंने व्हाट्स योर नंबर में मुख्य भूमिका निभाई और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया, जिसमें वो क्रिस इवांस के साथ दिखाई दी। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो अपने पिछले 19 रिश्तों को याद करती है और सोचती है कि क्या उनमें से कोई उसका सच्चा प्यार हो सकता है। इसे आमतौर पर औसत दर्जे की समीक्षाएं मिलीं, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फारिस की कॉमिक टाइमिंग हमेशा की तरह शानदार थी, लेकिन उन्हें लगा कि इस अनुमानित घिसी-पिटी कॉमेडी में ये बेकार चली गई। ये 30 सितंबर 2011 को रिलीज हुई और इसने दुनिया भर में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। उन्होंने 16 दिसंबर 2011 को रिलीज हुई एल्विन एंड द चिपमंक्स चिपवरेक्ट में अपनी वॉइस ओवर भूमिका भी दोहराई। उनकी अगली फिल्म भूमिका राजनीतिक व्यंग्य फिल्म द डिक्टेटर 2012 में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की थी, जो एक बचकाने तानाशाह से दोस्ती करती है। इस फिल्म में साशा बैरन कोहेन उनके सह कलाकार थे। फारिस, जो बैरन कोहेन के साथ काम करने के लिए उत्सुक थीं क्योंकि वो सालों से उनकी प्रशंसक थीं, ने कहा कि फिल्म में 90% अभिनय तात्कालिक था। आलोचकों ने फिल्म की अच्छी समीक्षा की और फारिस की भूमिका को भी वैसी ही सराहना मिली। लॉस एंजलिस टाइम्स ने उन्हें फिल्म की सबसे बेहतरीन कलाकार कहा और कहा कि जब वो अपना मुंह खोलती हैं तो उनकी कर्कश आवाज, जिसने उन्हें देखने में इतना मजेदार बना दिया है, खासकर स्कैरी मूवी फ्रेंचाइजी में, हावी हो जाती है और संवाद को पूरी तरह बदल देती है। जोई के पर्यावरण विरोधी भाषणों में वो जिस तरह की सच्ची आस्था और शुद्धता लाती हैं, वो बैरन कोहेन के हास्य को लगभग मात दे देती है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने विश्व स्तर पर 169 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और फारिस को नेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर ओनर्स में स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मां और अयोग्य 2013-2017। 2013 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फारिस 2013 में फारिस ने अपने तत्कालीन पति क्रिस प्रैट के साथ तीसरी बार अभिनय किया। इससे पहले वे टेक मी होम टुनाइट और व्हाट्स योर नंबर में साथ काम कर चुकी थीं। ये फिल्म मूवी 43 का एक हिस्सा थी, जो एक स्वतंत्र एंथोलॉजी ब्लैक कॉमेडी थी, जिसमें 14 अलग-अलग कहानियां थीं और प्रत्येक हिस्से का निर्देशक अलग था। फिल्म की आलोचकों ने जमकर आलोचना की। शिकागो सन टाइम्स ने इसे भयानक फिल्मों का सिटीजन केन कहा। ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी आई गिव इट अ ईयर 2013 में फारिस ने एक लेखक राफेस पॉल की पुरानी प्रेमिका की भूमिका निभाई, जिसने जल्दबाजी में शादी कर ली थी। मूवी 43 के तुरंत बाद रिलीज हुई इस फिल्म को मिली-जुली समीक्षाएं मिली और ये यूके में व्यावसायिक रूप से सफल रही। फारिस को सीबीएस सिटकॉम सीरीज मॉम में मुख्य भूमिका मिली, जिसका प्रीमियर 23 सितंबर 2013 को हुआ था। उनका किरदार क्रिस्टी है, जो हाल ही में शराब छोड़ चुकी एक अकेली मां है और नापा वैली में अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करती है। इस भूमिका ने फारिस को, जो तब तक कई टेलीविजन कार्यक्रमों में अतिथि कलाकार के रूप में नजर आ चुकी थीं, टेलीविजन पर पहली पूर्णकालिक भूमिका दी। अपने 8 सीजन के दौरान ये सिटकॉम टेलीविजन पर तीसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली कॉमेडी बन गई और इसे आमतौर पर अच्छी समीक्षाएं मिली। वल्चर ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली हास्य अभिनेत्री कहा और बोस्टन हेरल्ड के आलोचक मार्क ए पेरिगार्ड ने अपने फैसले में लिखा, ये एक गंभीर विषय है, फिर भी फारिस इसे एक वास्तविक मनमोहक अंदाज से संतुलित करती हैं और सबसे सामान्य संवादों से भी हंसी निकालने में सक्षम हैं। उन्हें एक प्रिज्म अवार्ड और 2 पीपल्स चॉइस अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। 2022 में फारिस ने 7 सीजन के बाद शो छोड़ दिया। फारिस ने एनिमेटेड साइंस फिक्शन कॉमेडी सीक्वल क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स 2 में अपनी आवाज की भूमिका दोहराई, जो मॉम के टेलीविजन पर प्रीमियर होने के 4 दिन बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म की तरह मीटबॉल्स 2 भी व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में 274.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। अगले वर्ष उन्होंने एक्शन कॉमेडी 22 जंप स्ट्रीट के क्लोजिंग क्रेडिट सीक्वेंस में एक बिना श्रेय वाली कैमियो भूमिका निभाई, जो 30 जंप स्ट्रीट फ्लाइट एकेडमी नामक एक सेगमेंट में दिखाई दी। फारिस और मॉम की सह कलाकार एलिसन जेनी ने 41वें पीपल्स चॉइस अवार्ड्स की मेजबानी की, जो 7 जनवरी 2015 को आयोजित किए गए थे।
नवंबर में उन्होंने अनक्वालिफाइड लॉन्च किया, एक मुक्त रूप सलाह पॉडकास्ट। निर्माता सिम सरना के साथ वो शो की मेजबान हैं जिसमें मशहूर हस्तियों और सांस्कृतिक हस्तियों के साथ साक्षात्कार होते हैं, जिसके बाद श्रोताओं को व्यक्तिगत फोन कॉल करके रिश्ते और अन्य सलाह मांगी जाती है। सीरियल सुनने के बाद फारिस को पॉडकास्ट बनाने की प्रेरणा मिली और इस विचार के विकास के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मुझे रिश्तों के बारे में बात करना बहुत पसंद है। मैं अपने दोस्तों के साथ बस इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। और फिर मैंने सोचा, मुझे एक शौक चाहिए। तो मैंने कुछ दोस्तों से पूछना शुरू किया और मैंने एक टेक्निकल प्रोड्यूसर से पूछा कि मुझे अमेज़न से कौन सा उपकरण खरीदना चाहिए। और जब मेरे दोस्त घर आते थे तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग करने लगी और फिर मेरी प्यारी दोस्त सिम के साथ हमने पूरी चीज को अंतिम रूप देना शुरू किया, जिसमें अभी भी बहुत कुछ अंतिम रूप देना बाकी है। ये एक छोटे से शौक के रूप में शुरू हुआ। मई 2021 तक 239 एपिसोड जारी किए जा चुके हैं। 2015 में फारिस ने एल्विन एंड द चिपमंक्स फिल्म श्रृंखला की चौथी कड़ी एल्विन एंड द चिपमंक्स द रोड चिप में अपनी वॉइस ओवर भूमिका को दोहराया। 2016 में उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म कीनू में खुद के एक अतिरंजित संस्करण के रूप में एक संक्षिप्त उपस्थिति दर्ज की और मोंडो कॉस्मो के गीत होल्ड ऑन टू मी के संगीत वीडियो में अभिनय किया। उन्होंने 2017 की एनिमेटेड कॉमेडी द इमोजी मूवी में मुख्य पात्रों में से एक जेल ब्रेक को आवाज दी, जिसकी आलोचकों ने सार्वभौमिक रूप से निंदा की। अक्टूबर 2017 में फारिस ने अपनी पहली पुस्तक अनक्वालिफाइड प्रकाशित की। अमेज़न के अनुसार ये संस्मरण शरद ऋतु की शीर्ष 20 ब्लॉकबस्टर पुस्तकों में से एक बन गया और इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने पुस्तक को मजाकिया तौर पर आत्मनिंदा करने वाली, सहज रूप से अश्लील और कभी-कभी कच्ची, गंभीर और स्पष्ट, बिल्कुल सुश्री फारिस की तरह पाया। और द रिंगर ने टिप्पणी की, अनक्वालिफाइड न केवल फारिस के प्रेम इतिहास के बारे में बल्कि आधुनिक पुरुष और महिला हॉलीवुड स्टारडम के बीच व्यापक विसंगतियों के बारे में भी सूक्ष्म, तीक्ष्ण और चौंकाने वाली रूप से खुलासा करने वाली है। फिल्मों में वापसी और हालिया कार्य 2018 ओवरबोर्ड 2018, जो 1987 में इसी नाम से बनी फिल्म का रीमेक है जिसमें गोल्डी हॉर्न और कर्ट रसेल ने अभिनय किया था, में फारिस ने एक अकेली कामकाजी वर्ग की मां की भूमिका निभाई जो स्मृति भ्रंश से ग्रस्त एक बिगड़े हुए अमीर प्लेबॉय यूजेनियो डरबेज को ये विश्वास दिलाती है कि वे शादीशुदा हैं। जबकि इंडीवायर और फिल्म इंक्वायरी जैसे प्रकाशनों ने दरबेज और फारिस के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा की, अधिकांश आलोचकों ने महसूस किया कि फिल्म ने हमेशा आकर्षक फारिस का खराब उपयोग किया। 2011 की फिल्म व्हाट्स योर नंबर के बाद उनकी पहली मुख्य भूमिका वाली फिल्म ओवरबोर्ड एक व्यावसायिक सफलता थी, जिसने दुनिया भर में 91.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। फारिस ने टोनी कॉलेट के साथ द एस्टेट 2022 में अभिनय किया, जो दो बहनों की कहानी पर आधारित एक ब्लैक कॉमेडी है जो अपनी चाची की मृत्यु से पहले उनका विश्वास जीतने की कोशिश करती हैं ताकि उनकी संपत्ति विरासत में मिल सके। फिल्म की कहानी की आलोचना हुई, हालांकि द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ और roserebert.com की टॉमरिस लाफली ने कलाकारों की प्रशंसा की। इसके बाद फारिस ने माई स्पाई द इटर्नल सिटी 2024 में सहायक भूमिका निभाई, जो 2020 की माई स्पाई का सीक्वल है, जिसमें डेव बॉटिस्टा ने अभिनय किया था। इसकी भी इसी तरह आलोचना हुई, लेकिन द गार्जियन की कैथ क्लार्क ने महसूस किया कि उनका अभिनय कुछ अच्छे प्रदर्शनों में से एक था। अगस्त 2025 में ये घोषणा की गई कि फारिस स्कैरी मूवी फ्रेंचाइजी की छठी किस्त में सिंडी कैम्बेल के रूप में अपनी भूमिका में वापस आएंगी। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2025 में शुरू हुई और 12 जून 2026 को रिलीज होगी। फारिस अगली बार टॉय स्टोरी 5 2026 में नजर आएंगी, जो इसी नाम की फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म है। उनकी अन्य आगामी परियोजनाओं में एंड्रयू निकोल की फिल्म आई ऑब्जेक्ट मेलानी लिंस्की की जगह और जॉन लुकास और स्कॉट मूर की कॉमेडी फिल्म स्पा वीकेंड शामिल हैं। मीडिया छवि 2014 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के प्रीमियर में फारिस। अपने करियर के दौरान कई प्रकाशनों ने फारिस को अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली हास्य अभिनेत्रियों में से एक बताया है। कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका ने उन्हें 2010 में
कॉस्मो की फन फियरलेस फीमेल ऑफ द ईयर नाम दिया और टेड फ्रेंड ने द न्यूयॉर्कर में उन्हें हॉलीवुड की सबसे मौलिक हास्य अभिनेत्री के रूप में वर्णित किया। वल्चर के एक लेख में फारिस को अपनी पीढ़ी की गोल्डी हॉर्न कहा गया है और उनकी तुलना अक्सर हास्य कलाकार ल्यूसिल बॉल से की जाती है। द रैप ने उनकी तुलना बॉल से करते हुए कहा कि अभिनेत्री बेहतरीन टाइमिंग रखती हैं और दिल खोलकर हंसाने के लिए गरिमा को भी त्यागने से नहीं डरती। जबकि एनपीआर ने उन्हें हॉर्न की उत्तराधिकारी, एक आधुनिक ल्यूसिल बॉल जो किसी भी चीज के लिए तैयार रहती हैं और स्लैपस्टिक और चेहरे बनाने की कला में माहिर हैं, के रूप में वर्णित किया। हालांकि उनकी कुछ फिल्मों की समीक्षकों ने कड़ी आलोचना की है या वे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं, फिर भी फारिस को उनमें से अधिकांश में उनके अभिनय के लिए अक्सर सराहा जाता है। एवी क्लब ने एक बार कहा था कि फारिस को स्क्रीन पर देखना आनंददायक है और उन्हें एक प्रतिभाशाली, मिलनसार हास्य कलाकार बताया जो कई खराब फिल्मों में भी सबसे बेहतरीन तत्व होती हैं। बात कर ले इसकी जो रिलीजिंग डेट के बारे में, तो 5 जून 2026 को ये हमें एक तरह से देखने को मिलने वाली है। जो रिलीजिंग डेट है मेकर्स द्वारा वो बताई गई है और पैरामाउंट द्वारा इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी रीजनल लैंग्वेज हमें देखने को मिलेगी। बाकी आपने इसका टीजर ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। ये एक तरह से हॉरर कॉमेडी मूवी है। तो इस तरह की यदि आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहने वाली है। बाकी वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और अपकमिंग किस मूवी पर वीडियो लेकर आना है कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।